स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आपके बीएससी पार्ट सेकंड का जो भौतिक का पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उसके विषय में। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पर आप लोगों ने देखा है कि पौधे के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है उसका अधिकांश भाग जो है वो पौधे के वायवीय भागों के द्वारा वातावरण में वापस रिमूव हो जाता है, चाहे वो आपका वाष्प के रूप में निकल कर आए या वो बूंदों के रूप में निकल कर आए। और आपने यहाँ पर ये भी देखा है कि जिसमें से केवल आप लोग देख रहे हैं कि अधिकांश भाग जो आपका वापस वातावरण के अंदर आ रहा है, जिसमें से केवल आप लोग देख रहे हैं कि कुछ भाग ही पौधे के अंदर रह पा रहा है, जो कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने का काम करता है। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में तो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा है कि वाष्पोत्सर्जन हम किसे कह रहे हैं, किस किस प्रकार के टाइप्स के रूप में आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन देखने को मिला है। जहां पर आप लोगों ने देखा है कि फोलियर ट्रांसपायरेशन होता है या फिर लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है वो सारा का सारा इवेपोरेशन से अलग किस प्रकार से होता है, या फिर आप लोगों ने एंटी ट्रांसपायरेंट के बारे में जाना है, या वाष्पोत्सर्जन को किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, वो सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी है। आज हम बात कर रहे हैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आप लोग देखेंगे कि आपके जो जियोफिटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको ट्रांसपायरेशन जो है वो न्यूनतम देखने को मिलेगा, यानी कम से कम जो है वो ट्रांसपायरेशन आप लोगों को कहां पर देखने को मिलता है, जियोफिटिक प्लांट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि आपके जो मेसोफिटिक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ट्रांसपायरेशन आप लोगों को अधिकतम देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन इनके अंदर होता है, मेसोफिटिक प्लांट्स जो है उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से आप लोगों के जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स की हम लोग बात करें, हाइड्रोफाइट्स जिनके अंदर आपका सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होता है, यहां पर आपको वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन जो होता है वो भी कम आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी नहीं के बराबर होता है। ये सारी कुछ बातें आप लोग देखेंगे। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि आपका जो ट्रांसपायरेशन होता है उस ट्रांसपायरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी हानि जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व होगा, तो आप लोग देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के कारण से क्या होता है। आप लोग देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के कारण से जल को अवशोषित किया जाता है, यानी क्या होता है, पौधे के अंदर अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। जल को अवशोषित किया जाता है तो अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वो प्लांट्स के अंदर इंक्रीज हो जाती है, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि जड़ों के द्वारा जल को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ी है तो खनिज लवणों को भी ज्यादा से ज्यादा अवशोषित किया जाएगा, यानी कि इसके कारण से क्या होगा, खनिज लवणों की कमी पूरी हो जाती है। खनिज लवणों की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट वाष्पोत्सर्जन के कारण से आप लोग देखेंगे कि पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जल को त्यागा जाता है, तो इस क्रिया में क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं वो शीतलन प्रभाव को प्राप्त करते हैं। पौधों में शीतलन
देखने को मिलता है। यानी कि क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन के कारण जो है प्लांट के अंदर कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट, क्योंकि जल अवशोषण हो रहा है, खनिज लवणों की कमी पूरी हो रही है, इसी के साथ में क्या होता है, जड़ों का परिवर्धन बढ़ जाता है। क्या होता है, जड़ों का परिवर्धन बढ़ जाता है। जड़ों का परिवर्तन जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व होता है, अवशोषण की क्षमता बढ़ती है, खनिज लवणों की कमी पूरी होती है, पौधे में कूलिंग इफेक्ट आता है, रूट्स का जो परिवर्तन है या जो डेवलपमेंट होता है वो भी सारा का सारा बढ़ जाता है। और इसी के साथ में क्योंकि जड़ों के द्वारा जब जल अवशोषित होगा तो ये रसारोहण की जो क्रियाएं होती है वो भी सारी की सारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्या कमी आप लोगों को देखने को मिलती है। ये तो महत्व की बात हो गई। अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन के हानिकारक प्रभाव। अब ये हानिकारक प्रभाव जो है वो आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग बात करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, जल की अनावश्यक हानि होती है। जल जो होता है वो अनावश्यक ही नष्ट हो जाता है। तो एक तो हानिकारक प्रभाव ये हो गया, जल की अनावश्यक हानि। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, पौधे मलानी को प्राप्त करते हैं। मलानी क्या होती है, हम लोगों ने पहले के वीडियो में जिक्र किया था, विल्टिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो विल्टिंग में आप लोगों ने क्या कहा है कि पौधे के अंदर क्या होता है, पौधे की जो सेल्स है या जो टिश्यू है उनकी स्फीति का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, वो क्या कहलाता है, मलानी कहलाता है। अब ये मलानी आप लोगों ने अलग अलग प्रकार की पढ़ी है, इंसिपिएंट विल्टिंग या टेम्पररी विल्टिंग या परमानेंट विल्टिंग। जहां पर आप लोग देख रहे थे कि जहां पर विल्टिंग की प्रोसेस शुरू हुई, पत्तियों के अंदर सबसे पहले विल्टिंग आप लोगों को देखने को मिली, तो वो इंसिपिएंट विल्टिंग है। और जैसे ही आप लोगों ने प्लांट को पानी प्रोवाइड करवाया वो विल्टिंग जो है खत्म हो जाती है। फिर आपने कहा था इंसिपिएंट के बाद में टेम्परेरी विल्टिंग, जो कि पत्ती के साथ में पौधे के अन्य भाग में मुरझा जाते हैं। तो वहां पर भी कब होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है उस टाइम पर ये सारा का सारा आप लोगों को दोपहर के समय में देखने को मिलता है। और जैसे ही पौधे को पानी मिला, प्लांट वापस रिकवर हो गया, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, टेम्पररी विल्टिंग। और परमानेंट विल्टिंग यानी कि पौधे की स्थिति इस प्रकार से समाप्त हुई कि पौधा जो है वो डेड हो गया, पौधे के जो भाग है वो डेड हो गए। उसके बाद में आपसे पानी प्रोवाइड करवाए या न करवाए, पौधा जो होता है वो मृत हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग। तो ये विल्टिंग आपका पहले का पढ़ा हुआ है। आप कह रहे हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की अनावश्यक हानि हो जाती है, पौधे जो होते हैं वो मलानी को प्राप्त करते हैं। एक और आपको देखने को मिलेगा कि वाष्पोत्सर्जन के कारण से क्या होता है, विलगन परत का निर्माण होता है। विलगन परत का निर्माण। अब ये विलगन परत क्या होती है, आप लोग देखेंगे कि ये सनसेंस, जीर्णता और एब्सीजन, विलगन, ये प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जीर्णता में तो क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सबसे पहले क्या होता है, बर्थ होती है, फिर डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट के बाद में धीरे धीरे क्या होती है, उसके अंदर कुछ डेट्रोराइटिक चेंजेज आते हैं, विघटनकारी परिवर्तन
आते हैं और ये विघटनकारी परिवर्तन आने के कारण धीरे धीरे उसके जो है वो उसको डेथ की ओर अग्रसर करने का काम करते हैं। तो वो तो सनसेंस वाला पार्ट होता है। अब विल्गर में क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट जो है उसके अंदर कुछ डेट्रोराइटिव चेंजेस हुए और चेंजेस होने के बाद में उसको मेन प्लांट से अलग करने वाला जो परत बन रही है उस चीज को हम लोग क्या कह रहे थे, विल्गन परत। जैसा कि आप लोग देखते हैं पौधे के अंदर जो है पत्ती जो पीली पड़ जाती है, तो पीली क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, सनसेंस की घटनाएं जो होती है, जीर्णता की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लीव्स के अंदर जो फूड मटेरियल होता है वो सारा का सारा वापस मेन प्लांट में वापस आता है। तो उससे क्या होता है कि नई जो लीव्स होती है उनका फॉर्मेशन होने के लिए वो आवश्यक होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि पौधे की जो मेन पार्ट है वहां पर एक क्या बन जाती है, विल्गन परत बन जाती है और वो उस पार्ट को तोड़कर अलग करने का काम करती है। तो विल्गन परत का निर्माण भी किसके कारण से होता है, मोस्टली वाष्पोत्सर्जन के कारण से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आप लोगों के वाष्पोत्सर्जन जो है उसके हानिकारक प्रभाव के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि वाष्पोत्सर्जन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ड्रॉबैक्स जो हैं वो आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में देखेंगे आप ट्रांसपायरेशन के अंदर ही फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उनकी हम लोग बातें करते हैं। आप लोग देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन है जिसको प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर और एक आपका इंटरनल फैक्टर। बाह्य घटक और आंतरिक घटक के रूप में हम इस चीज को अलग कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर में किस किस चीज को हम लोग शामिल करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि लाइट होती है एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर, टेम्परेचर होता है, इसी के साथ पीएच आप लोगों को देखने को मिलेगी, वायु का जो वेग होगा वो भी आपको एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये कंपोनेंट जो होते हैं जो कि आपके ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट की। अब प्रकाश के कारण से क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित कर रहा है। किस तरह से आप लोग देखते हैं कि स्टोमेटा का ओपन या क्लोज होना या स्टोमेटल मूवमेंट वो सारा का सारा किस चीज पर डिपेंड करती है, लाइट पर डिपेंड करती है। ये आप लोग देखते हैं कि ज्यादातर स्टोमेटा मोस्टली इस प्रकार के होते हैं जो कि डे में तो ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं। हालांकि अपन स्टोमेटा का एक टॉपिक आगे लेंगे जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे। कुछ ऐसे स्टोमेटा भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो नाइट में ओपन होते हैं और डे में क्लोज होते हैं। तो मोस्टली स्टोमेटा ऐसे हैं जो कि दिन में तो खुले हुए हैं, रात में बंद है। तो वहां पर क्या होती है, स्टोमेटा के ओपन रहने से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो आप लोगों को अधिक देखने को मिलता है। तो लाइट क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसको प्रभावित करने का काम। फिर आप कहें टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से किस तरह से होगा, टेम्परेचर के कारण भी आपका वाष्पोत्सर्जन जो है वो अधिक होता है। लेकिन आप लोग टेम्परेचर का वो एक नियत ताप यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं और वहां पर ट्रांसपायरेशन जो होता है उसकी जो दर होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर जो है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करता है। फिर आप कहें पीएच। अब पीएच कैसे डिपेंड करेगी, क्योंकि पीएच के कारण क्या होता है, स्टोमेटल मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग देखते हैं कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाए जाते हैं
और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने से और उनके इंटरचेंज होने से पीएच जो होती है वो चेंजेस होती रहती है, कभी ये एसिडिक नेचर शो करेगा, कभी बेसिक नेचर शो करेगा। तो इस कारण से आपका पूरा का पूरा ट्रांसपायरेशन जो है वो भी पूरा का पूरा प्रभावित होता है। फिर हम लोग कह रहे हैं वायु का वेग। वायु का वेग किस प्रकार से ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करेगा? तो आप लोग देखेंगे कि वायु के अत्यधिक वेग के कारण ट्रांसपायरेशन अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि आप लोग देखेंगे कि आपके स्टोमेटा के अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है संतृप्त वायु, और जबकि प्लांट के बाहरी भाग जो है वहां पर हम लोग देखें तो वहां पर क्या होती है, असंतृप्त वायु जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वहां पर क्या होता है, वेपर प्रेशर डेफिशिएंट जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही वहां पर क्या होता है वायु का वेग बढ़ता है तो उस असंतृप्त वायु और संतृप्त वायु के जो वेपर प्रेशर डेफिशिएंट है वो सारा का सारा क्या कर देता है, ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या है आपके एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में जो कि ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करें इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के अंदर कौन सी चीजें शामिल करते हैं हम लोग? तो आप लोग देखेंगे कि इंटरनल फैक्टर के अंदर आप लोगों का क्या शामिल है। एक तो आप लोग देखेंगे कि SI जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल इंडेक्स, यानी कि पत्ती के ऊपर रंध्रों की जो सापेक्षिक संख्या होती है उसको निरूपित किया जाता है SI के द्वारा। कितने स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे और जितने स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका ट्रांसपायरेशन जो है वो किया जाएगा। तो ये सारा का सारा इंटरनल फैक्टर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप लोग देखेंगे कि लीव्स जो है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, पर्ण जो है वो किस तरह से उसका विन्यास आप लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि कुछ प्लांट की जो पत्ती होती है वो लाइट के सीधे संपर्क में होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन अधिक होता है। और कुछ में ऐसे होता है कि आपका वो वर्टिकल पोजीशन में होता है, जिसके कारण से स्टोमेटा का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने के कारण से क्या हो जाती है कि ट्रांसपायरेशन जो होता है वो थोड़ा सा कम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लीफ का ओरिएंटेशन जो है वो भी इंटरनल फैक्टर के रूप में ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि कुछ प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन भी हो जाते हैं, और उन मॉडिफिकेशन के कारण से क्या होता है कि आपका ट्रांसपायरेशन जो होता है वो कम हो जाता है। ये मॉडिफिकेशन कौन से होंगे? आप लोगों ने देखा कि जो जीरोफाइटिक प्लांट है, अभी हमने कहा है कि जीरोफाइटिक प्लांट में जो आपका ट्रांसपायरेशन होता है वो न्यूनतम होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जीरोफाइटिक प्लांट में क्या होता है कि पत्ती का रूपांतरण कांटों के अंदर हो गया, वो सारा कुछ देखने को मिलता है। या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्टोमेटा जो होते हैं वो धसे हुए पाए जाते हैं, सनकन स्टोमेटा जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मोटी क्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाए, हेयर और ट्राइकोम्स जो है वो सारे के सारे बन जाए। तो कुछ मॉडिफिकेशन के माध्यम से भी ट्रांसपायरेशन जो होता है वो कंट्रोल होता है, जो कि मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, और यहाँ पर आपका ट्रांसपायरेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं आपका आगे का इसी का जो भाग था, आपने कहा था ट्रांसपायरेशन के साथ में दूसरा पोर्शन गटेशन। क्या कहा था? गटेशन का मतलब बिंदु स्त्रवण। अब इस गटेशन की जो डिस्कवरी की गई है वो किसके द्वारा की गई है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, बर्गर स्टेन के द्वारा। बर्गर स्टेन ने क्या किया है, गटेशन की जो क्रिया है इसको नॉमिनेट करने का काम किया। अब बिंदु स्त्रवण क्या होता है? आपने कहा है वाष्पोत्सर्जन में तो क्या होता है, पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जलवाष्प के रूप में निकलता है। बिंदु स्त्रवण में क्या होता है कि पौधे की जो लीव्स है वहां उनके किनारों से जल जो है वो बूंदों के रूप में निकलता है। तो बूंदों के रूप में निकलना या स्त्रवण होना वो क्या कहलाता है, बिंदु स्त्रवण या गटेशन आप लोगों का कहलाता है। आप लोग देखेंगे कि ये जो गटेशन होता है, भाई वाष्पोत्सर्जन तो किसके द्वारा हुआ था, आपने कहा मोस्टली स्टोमेटा के द्वारा। ये किसके द्वारा होता है, ये होता है
हाइडेथोर्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम वाटर स्टोमेटा या वाटर पोर। हाइडेथोर्स, वाटर स्टोमेटा या वाटर पोर के द्वारा क्या होता है, आपका बिंदु श्रवण जो होता है उसका जो काम है वो किया जाता है। अब बिंदु श्रवण में मोस्टली क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि बिंदु श्रवण की क्रिया जो होती है वो मूल दाब का परिणाम होती है। मूल दाब के कारण से आप लोगों ने देखा है कि गटेशन की क्रिया आप लोगों को देखने को मिलती है, और गटेशन मोस्टली उस परिस्थिति में होता है जब आप लोग देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन कम देखने को मिले और पौधे को पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता देखने को मिले, तो उस कंडीशन के अंदर आपका गटेशन जो है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात, गटेशन की जो क्रियाएं होती है आप लोग देखेंगे कि ये मोस्टली या तो रात्रि के समय पर होता है या अर्ली मॉर्निंग सुबह में आप लोगों को ये प्रोसेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि गटेशन के द्वारा आप लोग देखेंगे कि 200 ml वाटर जो है वो पर डे जो है उसका रिसाव होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके बिंदु श्रवण से जो वाटर निकलता है, जो जल निकलता है वो अशुद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि आपके जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो डिजोल्व होते हैं, तो इस कारण से ये अशुद्ध जल के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। एक बात आप लोग देखेंगे कि जो आपका बिंदु श्रवण होता है जिसको आप लोगों ने कहा हाइडेथोर्स के द्वारा होता है, तो इन हाइडेथोर्स के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पेरेंकाइमेटिक सेल्स होती है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके जो वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, उनसे कनेक्टेड होती है, और वहां से क्या होता है वाटर की जो सप्लाई है उसको कंप्लीट करती रहती है। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एपीथेम सेल्स, एपीथेम कोशिकाएं, जिनके माध्यम से झाड़ू के आकार की होती है, ये आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि बिंदु श्रवण की क्रिया को कंप्लीट करती है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को बिंदु श्रवण के अंदर देखने को मिलेगा। डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, और गटेशन जो है वो किसने इसको नोमिनेट किया है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं गटेशन और ट्रांसपायरेशन के अंदर क्या कुछ आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेंगे। उसके लिए एक तरफ तो आप लोगों ने ले लिया ट्रांसपायरेशन, एक तरफ ले लिया गटेशन, बिंदु श्रवण। तो आप लोग देख रहे हैं ट्रांसपायरेशन वायवीय भाग के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, वाष्पोत्सर्जन। गटेशन में क्या होता है, जल का पत्ती के द्वारा, पत्ती के जो किनारे हैं उनसे बूंदों के रूप में रिसना, वो क्या कहलाता है, बिंदु श्रवण आप लोगों का कहलाता है। फिर नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन मोस्टली किसके द्वारा हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है, क्यूटिकल के द्वारा हो रहा है, या फिर लेंटिकल्स के द्वारा हो रहा है, जबकि गटेशन किसके द्वारा हो रहा है, लीव्स के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट ट्रांसपायरेशन में आप लोग देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन के अंदर जो वाटर रिलीज होता है वो वाटर प्योर वाटर होता है, क्योंकि यहाँ पर जल जो है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल कर आता है, जबकि गटेशन के अंदर जो वाटर निकल रहा है वो क्या है, आपका अशुद्ध वाटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो उसके अंदर डिजोल्व आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग गए तो ट्रांसपायरेशन की क्रियाएं आपने कहा कि ये किसके द्वारा हो रही थी, स्टोमेटा के द्वारा। गटेशन की क्रिया ये किसके द्वारा हो रही है, हाइडेथोर्स के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा आप लोगों का ट्रांसपायरेशन और गटेशन आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। फिर इसी में एक छोटा सा टॉपिक आपको और देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे ब्लीडिंग या रस स्राव। किसे कहेंगे, आप लोग देखेंगे कि पौधे का जो कटा हुआ भाग है वहां से
रस का स्त्राव होना वो क्या कहलाता है? रस स्त्रवण, ब्लीडिंग, यानी कि पौधे के कटे हुए भागों से जो आपका सेल का जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ स्त्रावित होकर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीडिंग। ये शब्द आपने पढ़े हैं जब हमने वाटर एब्जॉर्प्शन की बातें की थी, तो उस टाइम पर आपने कहा था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आप लोगों ने कहा था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ब्लीडिंग की प्रोसेस जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ब्लीडिंग क्या होता है आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये भी सारा का सारा आपको ट्रांसपायरेशन की घटना के रूप में, यानी कि यहाँ पर ट्रांसपायरेशन में गटेशन, ट्रांसपायरेशन, ब्लीडिंग, ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपके छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो बनने की आप लोगों की संभावना होती है। तो इनको थोड़ा सा आप अच्छी तरह से देखें। आगे के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।